फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। कि 3 जनवरी में इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका ने जन्म लिया और 1831 में एक ऐसी शिक्षा की क्रांति ज्योति का जन्म हुआ जिसने भारत के इतिहास को पूरा बदल कर रख दिया। जिस हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था, उनके जीवन का कोई महत्व नहीं था। सिर्फ अगर उनका यूज़ था तो सिर्फ इतना कि वह पति को परमेश्वर माने, उनकी सेवा करें, बच्चे जन्म करें, और सिर्फ प्रजनन के लिए महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता था, या दासी बना करके घर के काम सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राजा महाराजाओं ने महिलाओं को सिर्फ उपभोग और मनोरंजन का सामान वस्तु माना। धार्मिक शास्त्रों ने भी महिला को हमेशा इतना ही दर्जा दिया कि वह सिर्फ इसलिए काम आए कि घर का जो कुल है, वंश है, उसको चलाने के लिए वो लड़के को जन्म दें। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने कहा कि नहीं, महिला शिक्षित होकर के समान अधिकार प्राप्त करके आपके बराबर चलकर आपका साथ और सहयोगी बन सकती है। तो ऐसा क्या किया माता सावित्रीबाई फूले ने जो पूरा देश, खासकर वो लोग जो शिक्षा का महत्व समझते हैं? देखिए, जो शिक्षा का महत्व समझते हैं वो शिक्षा की जननी और शिक्षा के लिए त्याग और काम करने वाली माता सावित्रीबाई फूले के योगदान को भी समझते हैं। और जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते वो माता सावित्रीबाई फूले को भी नहीं समझते, वो तो फिर कुछ भी नहीं समझते। उनके लिए जब एजुकेशन मैटर नहीं करती तो फिर एजुकेशन के लिए काम करने वाले लोगों को भी उनकी लाइफ में उनका कोई महत्व नहीं है। तो हमें लगता है देश के अंदर जितने भी लोग शिक्षा को महत्व देते हैं वह शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को भी महत्व जरूर देते हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले जी ने ब्राह्मण बेटियों को भी, जो ब्राह्मण समाज से आती थी, उन बेटियों को भी पढ़ाया था। लेकिन आज कोई भी ब्राह्मण महिलाएं माता सावित्रीबाई फूले का नाम क्यों लेना पसंद नहीं करती? देखिए, दोष यहाँ पे महिलाओं का नहीं है। महिलाओं को कहीं ना कहीं धार्मिक कर्मकांडों में इतना उलझा कर रखा गया है कि उनको बता दिया कि आप इसके अलावा कुछ खास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली माता सावित्रीबाई फूले के बारे में बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, कभी समझाया नहीं गया। तो कारण यह है कि वो अपनी असली उद्धारक जो उनके जीवन में जिसने परिवर्तन किया उसके बारे में जानती भी नहीं है। और अगर जानती भी हैं तो बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक उनके दिमाग में जातिवाद को लेकर इतना क्या कहते हैं कि बारूद भर दिया जाता है कि वह अपने उद्धारक जिसने बच्चियों के लिए एजुकेशन का क्षेत्र खोला, उस फील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत की और ताने भी झेले, लोगों की बुराइयां झेली, अपमान भी झेला। और प्रथम पाठशाला जब सावित्रीबाई फूले खोलती हैं तो उसमें लगभग 8 बच्चियों में से 4-5 बच्चियां ब्राह्मण समाज की होती हैं। तो वह तो एक अच्छी इच्छा और अच्छे विचार के साथ काम कर रही थी, उनके मन में तो जातिवाद नहीं था। लेकिन काम करने वाली एक ऐसी महान विभूति के साथ भी लोगों ने जातिवाद किया, क्योंकि उनको इसलिए सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए आज उनको पढ़ाया नहीं गया, उनके बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि वो इस देश के शूद्र वर्ग से आती थी। शूद्र वर्ग यानी ओबीसी से आती थी, जो कभी माली जाति कहा जाता था, जो सब्जी उगाता था, फूल उगाता था, और आज वो सैनी के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य ये है कि खुद सैनी समाज भी अभी माता सावित्रीबाई फूले को जाना नहीं है, क्योंकि उसको और बाकी पाखंड और कर्मकांड में इतना ज़्यादा उलझा दिया कि उसको 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने महान नायकों के बारे में पढ़ सके, अपने लीडर्स के बारे में जान सके। ऐसी कौन सी घटना आप माता सावित्रीबाई फूले के जीवन की रही जो आपको काफ़ी प्रभावित करती है? जिस तरह से आप जगह जगह ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं, महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, तो कौन सी माता सावित्रीबाई फूले की घटना है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है? देखिए, मुझे उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से मैं प्रभावित बहुत ज़्यादा हूँ। हालांकि उनके जीवन की हर घटना ऐसी है जिससे कुछ सीख मिलती है, कोई एक ऐसी खास नहीं है। पर एक घटना जब भी मुझे
हिम्मत देती जब मेरा मनोबल टूटता है। लोगों की गालियाँ, लोगों का अपमान, लोग बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ करने पर जब आते हैं तो कोई भी हद नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि मारने तक की धमकियाँ दे देते हैं, बहुत गलत शब्दों से संबोधन करते हैं, या जितने भी महिलाओं को डिमोरलाइज करने वाले शब्द होते हैं वो सभी जब बोले जाते हैं तो तब मुझे माता सावित्रीबाई फुले का एक वाक्य याद आता है कि मुझे इन लोगों पर गुस्सा नहीं, दया आती है। जब माता सावित्रीबाई फुले को महिलाएं भगा दिया करती थी कि चल सावित्री, तू हमारा टाइम खोटी करेगी, हमारी बेटियां इतनी देर में तो बकरी चरा लेंगी, लकड़ी ले आएंगी और बहुत सारे घर के काम करेंगी, घर के काम काजों को संवारेंगी, तेरे साथ पढ़ने के लिए हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। वो निराश होकर के हर दिन इस तरह थक कर घर चली जाती थी। और जब ज्योतिबा फुले आते थे और रास्ते में भी वो गालियाँ सुनती, घर पहुँचती थी, तो ज्योतिबा फुले एक दिन बहुत उदास बैठी थी। ज्योतिबा फुले ने कहा कि सावित्री तुम क्यों निराश हो, क्यों उदास हो? बोले कि मैं निराश हूँ इसलिए मैं जिनके उद्धार के लिए काम कर रही हूँ वही अपने उद्धार का, अपने कल्याण का रास्ता नहीं समझती और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि अब तुम क्या चाहती हो, क्या अब तुम इनको नहीं पढ़ाओगी? क्या तुम हिम्मत हार गई हो? क्या तुम उन लोगों से डर जाओगे जो तुम्हें गाली देते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, तुम पर लांछन लगाते हैं, तुम्हें हर तरह के शब्दों से तोड़ने की कोशिश करते हैं? तब माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है उन लोगों पर भी जो अपने कल्याण का मार्ग नहीं समझ पा रहे हैं, इन बेटियों पर, इन महिलाओं पर भी, कि नहीं समझ पा रही कि शिक्षा इनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मुझे उन लोगों पर, उन पुरुषों पर भी दया आती है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं इतने दिन से जब आज तक हिम्मत हार कर पीछे नहीं हटी तो क्या मैं आगे हट जाऊंगी? अपना श्रम, अपना समय और अपनी एनर्जी मेरे ऊपर लगाकर बर्बाद कर रहे हैं। मुझे इन पर गुस्सा तब आता या मेरा इनके साथ कंपटीशन तब होता जब ये मुझसे बेहतर कुछ कर रहे होते। जब ये बेहतर कुछ कर रहे होते तो तब मुझे गुस्सा आता कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूं। लेकिन मैं तो अपनी ओर से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूं। ये दया के पात्र हैं कि कुछ करने के लायक नहीं है। ये मानसिक रूप से अपंग हैं, तो मानसिक रूप से विकलांग और अपंग लोगों पर दया की जाती है, गुस्सा नहीं किया जाता। तो तब मुझे बड़ा उनके वो विचार, वो शब्द मुझे ताकत देते हैं कि जब लोग गालियां देते हैं, हर कोशिश करते हैं, तब मुझे लगता है कि तुम मेरी दया के क्या कहते हैं पात्र हो, ना कि तुम मेरे गुस्से के। गुस्सा उस पर होना चाहिए जो हमारी ताकत को अपने काम से कमजोर कर रहा हो, अपनी शक्ति लगा रहा हो हमसे बेहतर करने के लिए। तब हमें गुस्सा आना चाहिए कि इसने मुझे चैलेंज किया, मैं और अच्छा करके दिखाऊंगी। लेकिन वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे तो उन पर दया ही की जा सकती है, उन पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। और ये विचार मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। हर बेटी को, हर आगे बढ़ती हुई महिला को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें ऐसे मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों पर कभी गुस्सा करके अपना समय और अपना मस्तिष्क कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें उन पर दया करके छोड़ देना चाहिए। आज भी माता सावित्रीबाई फुले की वो पाठशाला खंडर बनी हुई है। तो आप देश की महिलाओं को, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या सरकार पर ही डिपेंड रहेंगे या खुद भी कंट्रीब्यूशन करके उस पाठशाला को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, या फिर सरकार से आप की क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, माता सावित्रीबाई फुले ने जो पुणे में सबसे प्रथम स्कूल खोला था 1 जनवरी 1848 को, वो स्कूल इस देश के लिए कोई छोटी मामूली बात नहीं थी, बड़ी घटना थी स्त्रियों के लिए पहला स्कूल खोलना। और उस दौर में खोलना जब वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म की बहुत प्रकोप फैला हुआ था लोगों में, मानसिक रूप से जातिवाद इतना था, औरतों को पैर की जूती रखना एक आम सोच थी। माँ से जन्म लेने वाला 10 साल 12 साल का बच्चा भी उसको दासी बोलता था, बुलाता था, इस तरह से अपमान करता था। उस वक्त उन्होंने बेटियों का हाथ पकड़ कर स्कूल तक लेकर गई, जहाँ ये माहौल था कि बच्चियों का 12 साल 9 साल के बच्चों का हाथ पकड़कर देवदासी बनाने के लिए मंदिर छोड़ते थे माता पिता, उनके हाथों को उन्होंने वहां से छुड़वा करके स्कूल तक लेकर गई। जिन दीवारों को स्कूल की छूने भी अपराध था महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, कि स्कूल की दीवारें तक भी नहीं छू सकती थी, किताबें तक नहीं छू सकती थी, धर्म अपवित्र हो जाता। ऐसे माहौल में उन्होंने उनके लिए केवल स्कूल की दीवारें नहीं छुआई, स्कूल के अंदर जाने का रास्ता खोला, हाथों में किताबें दी। तो ऐसे माहौल में वो स्कूल खोलना देश के लिए बड़ी क्रांति थी। और ऐसे स्कूल को देश की सरकारें संजो कर रखती, उसको चलाती, उस स्कूल को यूनिवर्सिटी के
रूप में तब्दील करती, बड़ा करती कि देखिए हमारे देश की एक महिला ने इतना बड़ा काम किया। जब हमारा देश गर्त में जा रहा था, जातिवाद में जा रहा था, महिला अपमान में विश्वास रखता था, तब उन्होंने महिला सम्मान के लिए एक स्कूल खोल कर दिया, शिक्षा का विचार दिया। तो ऐसे स्कूल को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था, विश्व लेवल पर उसको आगे ले जाना था। लेकिन यह जातिवाद का शिकार होकर के उन्होंने अपनी मानसिक रूप से उनको नकार दिया और वो स्कूल आज खंडर है। हम लोग मांग करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी पहल करे उस स्कूल को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की। वो स्कूल बने, वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है उसको पढ़ने के लिए, ताकि वहाँ आसपास के बच्चे तो कम से कम पूरे इस तरह की एजुकेशन ले पाएं जैसी सावित्रीबाई फुले चाहती थी और विश्व पटल पर उसका नाम हो। अगर सरकार अभी नहीं करती है तो मैं इस देश के उन लोगों से अपील करूंगी जो माता सावित्रीबाई फुले के काम को महत्व देते हैं, जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में महत्व देते हैं, जो ये समझते हैं कि बेटों के साथ बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है। वो कंट्रीब्यूट करके इस स्कूल को तैयार कर सकते हैं, दोबारा खड़ा कर सकते हैं, ताकि सरकार की भी आंखों में शर्म आए कि देखिए हम तो नहीं कर पाए लेकिन समाज ने, हमारे देश के नागरिकों ने करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है ये दोनों की जिम्मेवारी है, समाज की भी, उन लोगों की भी जिनकी बेटियों को पढ़ाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने श्रम किया, मेहनत की, अपमान झेला। और देश की हर बेटी के पिता को ये कर्ज उतारना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले का कि उनकी बेटियां पढ़ रही हैं। देश के हर ससुर को ये कर्ज उतारना चाहिए जिनकी जो है बहुएं पढ़ी लिखी आई हैं। देश के हर पति को ये कर्ज उतारना चाहिए जिनकी पत्नियां पढ़ी लिखी आई हैं। देश के हर उस बुजुर्ग को कर्ज उतारना चाहिए जिसके घर में 4 महिलाएं और चारों शिक्षित हैं। देश के हर गरीब से अमीर उस पिता का दायित्व बनता है जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता है, जन्म लेते ही उसके लिए शिक्षा की पॉलिसी बनाता है। तो ये सबका फर्ज है और ये हम सबको निभाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सावित्रीबाई फुले के लिए 3 जनवरी उनका जन्मदिन हम सब के लिए एक बड़ी घटना है और इसको शिक्षक दिवस के रूप में हम सब देशवासी इसको मनाएंगे। भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि 3 जनवरी को शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा पारित करे। दूसरा, इस देश में जिसने भी काम किया उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, वर्तमान में भी और पूर्व में भी। माता सावित्रीबाई फुले के कामों को सम्मानित अभी तक नहीं किया गया, तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले को प्रथम महिला शिक्षिका होने के नाते भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।